अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था टीबी, जिसमें मैंने आपको इसकी सारी पैथोजेनेसिस बता दी और अब हम बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इसके और नमूनिया के सिनेरियो में डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, क्योंकि हमारे पास अक्सर दोनों के सिनेरियोज एक तो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, दूसरी बात ज़्यादातर दोनों की मॉर्फोलॉजीज ही हमसे पूछते हैं, तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि व्हाट टू डू। तो आपके पास जो ट्यूबरक्लोसिस है वो स्टार्ट में हमारे पास पैथोजेनेसिस तो हमने कर ली है। अच्छा, आगे की बात यह है कि हम इसको दो में मॉर्फोलॉजीज पढ़ते हैं, एक प्राइमरी टीबी की होती है और एक सेकेंडरी टीबी। प्राइमरी टीबी का मतलब ये है कि जब एक बंदा ऐसा जिसमें जिंदगी में आज से पहले कभी भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म यानी ट्यूबरकुलोसिस का ऑर्गेनिज्म नहीं गया और जिंदगी में पहली बार उसे इन्फेक्शन हुआ है और डिजीज हुई है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। अब दो बातों में डिफरेंस हमेशा याद रखना कि इन्फेक्शन और डिजीज दो डिफरेंट चीजें हैं। इन्फेक्शन का मतलब यह है कि जब कोई एजेंट मेरी बॉडी के अंदर चला गया, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, व्हाटएवर, तो मेरी बॉडी के अंदर वो चला गया, ठीक है। अब उसके बाद वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करे या ना करे ये एक अलग बात है, लेकिन वो बॉडी के अंदर तो चला गया ना, तो इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि इन्फेक्टिंग एजेंट का बॉडी के अंदर पहुंच जाना, ठीक है। और डिजीज हम तब कहते हैं जब वो इन्फेक्टिंग एजेंट है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। सिम्टम्स नहीं होंगे तो डिजीज नहीं होगी, सिम्टम्स होंगे तो डिजीज होगी। इन्फेक्शन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, ठीक है। तो ये दो चीजें डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर आज से पहले कभी भी इन्फेक्शन भी नहीं हुआ टीबी का, इसका मतलब है कि इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कभी भी नहीं गया, तो उसके अंदर अगर पहली बार इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे में जो लोकेशन मोस्ट कॉमनली जो प्राइमरी टीबी की होती है वो हमारे पास है, आप इसको लंग की पिक्चर बना के ना यहाँ पर याद रख लें कि दरमियान में और प्लूरा के करीब, क्योंकि ये हम लिखते इस तरह है कि लोअर लोब का अपर पोर्शन ऑफ लोअर लोब एंड अपर लोब का लोअर पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर नियर टू द प्लूरा। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्राइमरी टीबी का इन्फेक्शन। अब हमने पढ़ा था कि जब पहले टीबी का बैक्टीरिया अंदर जाता है तो वो मैक्रोफेजेस के अंदर जाता है और सेटल होकर खुद को मल्टीप्लाई करता है। इस स्टेज को नॉर्मली हम स्टेज ऑफ सेंसिटाइजेशन कहते हैं। सेंसिटाइजेशन का मतलब ये है कि अभी बैक्टीरिया खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है और इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ वाले मैक्रोफेजेस सारे इन्फेक्टेड होंगे। इस टाइम पे यहाँ पर सेंसिटाइजेशन के टाइम पे जो कंसोलिडेटेड एरिया होता है आपका, जाहिर सी बात है कि वहां पर बैक्टीरिया तो आया, वहां पर एकदम से जो एक रिएक्शन सा होता है वो तो जनरेट हुआ है ना। इस एरिया को इस वक्त हम कहते हैं घोन फोकस, ठीक है। आपसे पूछते होते हैं कि घोन फोकस क्या है। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेंसिटाइजेशन जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर का एक कंसोलिडेटेड एरिया आपको लंग में नजर आता है उसको घोन फोकस कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कंसोलिडेशन का मतलब है कि वहां पर आपका फ्लूइड लेवल बढ़ा हुआ है, वहां पर आपका एक रिएक्शन चल रहा है और अभी ये शुरू की स्टेज है, ठीक है। घोन फोकस आपसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, अलग से 1 या 2 नंबर का आ जाता है कि डिफाइन घोन फोकस। फिर क्या होता है उसके बाद हमने पैथोजेनेसिस में जिस तरह पढ़ा था कि जब बाद में सारे मैक्रोफेजेस को कंटेन कर लेते हैं उसके बाद वो लिम्फेटिक्स के थ्रू आपके रीजनल लिम्फ नोड्स में जाता है। यही कहा था ना मैंने आपको पैथोजेनेसिस बताते हुए। अब जब बैक्टीरियल लिम्फ नोड्स में आ जाता है तो यहाँ पर आपका सारा का सारा प्रोसेस टी सेल्स के साथ इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके रिजल्ट में आपका नेक्रोटिक सेंटर मैंने आपको बताया था कि बनता है, एक चीज ही नेक्रोसिस का सेंटर बनता है, उसके इर्द गिर्द एपिथेलॉइड सेल्स और जाइंट सेल्स आने लग जाते हैं, लाइक ग्रेनुलोमा से बन जाता है। तो जब आपका टीबी का बैक्टीरिया लंग पेरेन्काइमा और रीजनल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लेता है तो ये जो पूरा एक सेटअप होता है लंग पेरेन्काइमा वाले जो टीबी का ग्रेनुलोमा है उसका भी और जो बाकी रीजनल लिम्फ नोड्स का, इन सारों को मिला के कहते हैं घोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछते होते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं आपकी फिंगर टिप्स पे होके, व्हाट इज घोन फोकस एंड व्हाट इज घोन कॉम्प्लेक्स, घोन या घोन व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास ये वाला सारा सिलसिला, अभी ये जो सारा सिलसिला अभी केजियस नेक्रोसिस हुआ है सब तरफ और ग्रेनुलोमास बने हुए हैं, ठीक है। अगर ये सारा सिलसिला हमारी बॉडी की इम्यूनिटी से फाइट कर जाती है और ये ठीक होने की तरफ आएगा, ठीक होगा तो जाहिर हीलिंग बाय फाइब्रोसिस का प्रोसेस शुरू होगा ना, क्योंकि हीलिंग इस तरह तो नहीं हो सकती, ठीक है। डेब्रिस को क्लियर भी करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस रह जाता है। ये याद रखना कि टीबी का ग्रेनुलोमा 100% नहीं ठीक होता। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं, जिस तरह अभी कोविड चल रहे हैं, कोविड में भी आपके बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट्स बन जाते हैं लंग में, लेकिन जब पेशेंट्स ठीक होते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका लंग बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं रहती। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस की एबिलिटी है कि इसका जो ग्रेनुलोमा बनता है वो अगर ठीक भी हो जाएगा ना पेशेंट, तो उस जगह पर फाइब्रोसिस सा रह जाएगा और वो वाला लंग का एरिया आपका खराब परमानेंटली हो जाता है, तो परमानेंट डैमेज करने की इसकी एबिलिटी है। तो अगर आपके पास आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है और ये इन्फेक्शन यहीं पर कंटेन हो गया है तो यहाँ पर जहां पर इसने इन्फेक्शन किया था वहां पर हीलिंग बाय फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, वहां पर फाइबर्स डेवलप होने लग जाएंगे, वहां से नेक्रोटिक सेंटर और सारी चीजें जाके क्लियर आउट होने लग जाएंगी। तो वो जो आपका फिर एरिया सारा बनता है उसको हम कहते हैं रैंकीज कॉम्प्लेक्स।
Meningeus complex is basically your healing by fibrosis of granulomas या फिर of Ghon complex, जिसमें आपका लंग टिश्यू और लोकलाइज्ड लिम्फ नोड सारे आ जाते हैं। तो ये आपकी होती है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। जबकि सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है वो ज्यादातर एपिकल पोर्शंस ऑफ लंग को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। तो एपिकल पोर्शन ऑफ लंग में शुरू में वही होता है। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस का मेरी बात तो मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा जिसको पहले टीबी का इन्फेक्शन हुआ था, मतलब इन्फेक्शन से मुराद है कि या तो उसे टीबी सिम्टोमेटिक हुआ था, डिजीज हुई थी बाकायदा, और अब फिर उसको 5-10 साल बाद होगी है, या फिर देखिए पहले उसे सिर्फ इन्फेक्शन हुआ था और वो इन्फेक्शन जाके अंदर डॉर्मेंट हो गया था और उसने मैनिफेस्ट नहीं किया था और अब वो मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। इन एनी केस इट इज सेकेंडरी टीबी। तो सेकेंडरी टीबी की लीजन देखा गया कि उसी तरह से एपिकल पोर्शन में ज्यादातर होती है, इसकी कोई खास रीजन हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम उसको भी हिस्टोलॉजिकली देखें तो उसी तरह से आपको एक केजियस नेक्रोसिस मिलता है जिसके आसपास फाइब्रस एक्सुडेट बना हुआ होगा। तो आपके पास जो प्राइमरी लीजन है वो ऑलमोस्ट कोई खास डिफरेंट इनिशियल लीजन होती है आपकी वो ऐसी ही होती है कि आपको सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एपिकल पोर्शन ऑफ लंग में ज्यादा मिलती है और होगा उसमें ये कि केजियस नेक्रोसिस ही आपको मेनली मिलेगा और उसके इर्द गिर्द आपको फाइब्रोटिक एरिया मिलेगा। यानी जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि ग्रेनुलोमा में तो आपको सारा का सारा आसपास एपिथेलॉइड और जाइंट सेल्स मिलते हैं ना, इसमें आपको थोड़ा बहुत फाइब्रोटिक एरिया भी मिलता है सेकेंडरी टीबी के केस में। लेकिन वही बात है कि ये अगर लोकलाइज्ड प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होगा, यानी कि अगर ये यहीं पर आपकी बॉडी कंटेन कर लेगी तो इसी में सेंटर में से जो नेक्रोसिस है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा, आसपास वाला फाइब्रोसिस इस सारी एरिया को आहिस्ता आहिस्ता कवर कर देगा और एरिया हील हो जाएगा, ठीक है। दिस इज लोकलाइज्ड प्राइमरी टीबी, यानी कि उसी जगह पर से इन्फेक्शन खत्म हो गया। दूसरी ऑप्शन में होता है कि ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या तो ठीक नहीं है, दवाइयां टाइम पे दी नहीं गई, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट है व्हाटएवर, लेकिन डिजीज इज नॉट कंटेन्ड, नाउ इट हैज डेवलप्ड इटसेल्फ इनटू प्रोग्रेसिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये हम तब कहते हैं जब आपका जो सिंगल शुरू में लीजन थी, जो पहले एक थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, इस तरह से बढ़ती जा रही है कि जो सेंट्रल केजियस नेक्रोसिस है वो खुद को एक्सपैंड कर रहा है, अब वो इतना बड़ा हो गया और आसपास वाला जो फाइबर्स था जिसने पहले उसको कंटेन किया हुआ था वो कम होते जा रहे हैं। तो होता ये कि केजियस नेक्रोसिस बढ़ता जाता है और आसपास के फाइबर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं, बहुत पुअरली एक कैविटी बन जाती है जिसको जो पुअरली वॉल्ड ऑफ होती है, यानी कि उसके आसपास बहुत थोड़े से फाइबर्स होते हैं। असल में सारा का सारा नेक्रोटिक, जितना नेक्रोटिक सेंटर ज्यादा होगा ना उसका मतलब उतना ही एक्टिव इन्फ्लेमेशन या एक्टिव बैक्टीरिया ज्यादा है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से एक कैविटी बन जाती है। उसके बाद अगर इस स्टेज में भी उसको ठीक कर दिया जाए, ट्रीटमेंट दे दी जाए, तब भी ये फाइब्रोसिस दोबारा से डेवलप होने लग जाता है और ये ठीक हो जाता है, नेक्रोसिस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी इसको ठीक नहीं किया जाएगा तो ये जाएगा फिर और डिसेमिनेट करेगा इनटू प्लूरा, प्लूरा में इन्फेक्शन करेगा। अगर किसी ब्लड वेसल को इसने इरोड कर दिया तो जाहिर सी बात है कि फिर कफ और हेमोप्टिसिस शुरू हो जाता है। हेमोप्टिसिस का मतलब है कि खून आने लग जाता है उल्टी में, क्योंकि ब्लड वेसल्स इरोड होने लग जाती हैं। इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मजीद डिसेमिनेट करेगा इनटू योर होल बॉडी। फिर उसमें अगली चीज जो आती है वो आती है आपकी मिलियरी पल्मोनरी डिजीज। मिलियरी पल्मोनरी डिजीज आपसे अलग से वाइवा में और एससीक्यूज में भी पूछते होते हैं। इसमें होता ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर से ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन पहले लिम्फेटिक्स के थ्रू जाए और आपके लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करे और वहां से फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू दोबारा से पूरे ब्लड से होके फिर से आके लंग को दोबारा इन्फेक्ट करे और दोबारा जो री इन्फेक्शन होगा उसमें आपके छोटे छोटे आपको इसी तरह के नेक्रोटिक एरियाज येलो कलर के मिलेंगे, जिसमें आपका टीबी का बैक्टीरिया होगा जो बेसिकली चीजी नेक्रोसिस लंग में कर रहा होगा। तो इसमें क्या हुआ था कि शुरू में एक सेकेंडरी टीबी की लीजन थी जिसने लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व किया वाया लिम्फेटिक्स, और वहां से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके पास सारा का सारा सर्कुलेट करने के बाद लंग्स में दोबारा आके री इन्फेक्शन हुआ है और छोटे छोटे चीजी नेक्रोसिस के एरियाज बन गए, उसको हम कहते हैं मिलियरी पल्मोनरी डिजीज। दिस इज कॉल्ड मिलियरी क्योंकि जो दोबारा से बनते हैं ना वो छोटे छोटे मिलेट सीड्स की तरह के होते हैं। सही हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास यही चीज हम एक्सपेक्टोरेट, जाहिर सी बात है कि पेशेंट को कफ बहुत ज्यादा होता है स्प्यूटम के साथ, तो अगर वो स्प्यूटम को अपने बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो सारे एयरवेज से गुजर के जाता है, ब्रोंकाई होंगे, फिर ट्रेकिया होगा, फिर ऊपर वाले एयरवेज। अगर किसी भी एयरवे में आपका ये बैक्टीरिया फंस जाता है टीबी वाला, तो वहीं पर वो ग्रेनुलोमा बनाना शुरू कर देता है, वहीं पर वो नेक्रोसिस शुरू कर देता है। उसको हम कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंडोब्रोंकियल ट्यूबरकुलोसिस अगर ब्रोंकाई में सेटल हो जाएगा, एंडोट्रेकियल ट्यूबरकुलोसिस अगर वो ट्रेकिया में सेटल हो जाएगा, और लेरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस अगर वो लेरिंग्स में सेटल हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ सेटल होता है, ये ब्रोंकाई है आपके, ये आपका ट्रेकिया है, उससे ऊपर आपका लेरिंग्स है, जहां वो सेटल होके मजीद अपनी लीजन्स बनाने लगेगा, उसको हम कहते हैं कि ये भी सारी की सारी डिसेमिनेशन की स्टेजेस है, ठीक है, किस किस तरह वो फैल रहा है।
सिस्टेमिक मिलियरी टीबी हम तब कहते हैं जब हमारे पास ये टीबी का जो बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिफरेंट पूरे सिस्टम्स में हमारे फैलने लग जाए। मतलब जो मिलियरी पल्मोनरी डिजीज है उसमें तो दोबारा आके लंग में ही आया था ना। सिस्टेमिक का मतलब है कि अब टीबी का बैक्टीरिया आपकी पूरे बॉडी में फैल रहा है, लिवर में, किडनीज में, बोन मैरो में, एंड व्हेनेवर वेट जो जगह उसे दिल करिए वहां पर वो जा रहा है। उसको कहते हैं कि लंग से शुरू होकर अब पूरी डिजीज जो मिलियरी डिजीज है वो पूरी बॉडी में फैल गई। और मिलियरी इसीलिए क्योंकि वो जहां जहां पर जाते हैं वहां कीजियस नेक्रोसिस की छोटे छोटे से स्पॉट्स बनाता रहता है। उसके बाद आइसोलेटेड ऑर्गन टीबी हम तब कहते हैं जब हमारे पास जो बैक्टीरिया का टीबी है वो लंग से शुरू हुआ था, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ, ब्लड में, ब्लड वेसल्स के थ्रू, और वहां से वो किसी और ऑर्गन को जाके उसने इन्फेक्ट किया है, और उस ऑर्गन में जो डिजीज हुई है वो लंग से ज्यादा बड़ा ग्रेनुलोमा हुआ है। और हमें जो पहली बार पता चला है वो हमें उस ऑर्गन की वजह से पता चला है। मतलब लंग में उसने कुछ नहीं किया था, लंग में एंटर हुआ है और लंग में एक छोटा सा एसिम्प्टोमेटिक सी कोई चीज करके वहां से ब्लड में चला गया। ब्लड के थ्रू सपोज वो चला गया आपकी वर्टेब्राज में, वर्टेब्रल कॉलम में गया है, और उसने वहां पर वर्टेब्रल कॉलम में बहुत बड़ा ग्रेनुलोमा बना दिया। और हमें जो पेशेंट को मैनिफेस्टेशंस आई वो कमर दर्द की आई, जिससे हमें पता चला कि हमने जब इन्वेस्टिगेशंस की कि यार ये तो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन इसके वर्टेब्रल बॉडी में हुआ हुआ है, इसकी रीढ़ की हड्डी में हुआ हुआ है। तो उसको हम कहते हैं कि आइसोलेटेड ऑर्गन टीबी, यानी अलग से एक ऑर्गन में टीबी था जिससे हमें पता चला कि इसको तो टीबी है। और खास तौर पर जो वर्टेब्रल में होता है ना, जो आपकी रीढ़ की हड्डी में होता है, उसको पॉट्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू और वाइवा क्वेश्चन है कि पॉट्स डिजीज इज योर ट्यूबरकुलोसिस ऑफ वर्टेब्रल बॉडीज। इसके अलावा ये आपका एब्डोमिनल टीबी भी हो सकता है जो आपके पेट में चला जाएगा। इसके अलावा ये आपका ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो सकता है जो मेनिंजीज को इन्फ्लेम कर रहा है। किडनीज में चला जाएगा, रीनल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। मतलब किसी भी जगह पे जहां पर जाके ये प्राइमरीली मैनिफेस्ट करेगा, पेशेंट को जो पहला सिम्टम आएगा वो उस जगह का आएगा जहां पर ये चला गया है, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड ऑर्गन टीबी। लिम्फेडेनाइटिस, सारे लिम्फ नोड्स तो इन्वॉल्व होते ही हैं, ये तो इनिशियल स्टेज में इन्वॉल्व हो जाते हैं अक्सर औकात, और इन्फेक्शन हो जाता है। इंटेस्टिनल टीबी जो है ना, कि इंटेस्टिन्स में टीबी हो जाना, आइसोलेटेड ऑर्गन के तौर पे होना वो एक अलग बात है। लेकिन पहले पहले की इंटेस्टिनल टीबी होना बहुत कॉमन था जब आपके पास बोवीन ट्यूबरकुलोसिस, यानी वो ट्यूबरकुलोसिस जो मिल्क में के जरिए आता है। ये वाला तो हम वो पढ़ रहे हैं ना जो आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आप इनहेल करते हैं तो आ जाता है। जो मिल्क के जरिए आता था बोवीन ट्यूबरकुलोसिस वो बहुत कॉमन था, लेकिन अब क्योंकि काउज की स्क्रीनिंग और इस सब से उसको बहुत कंटेन कर लिया गया, इस वजह से इतना कॉमन नहीं है। डिफरेंस जो टीबी और नमूनिया में ना, याद रखना आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिनेरियो में लिखा होता है, क्योंकि इसमें भी पेशेंट को उसी तरह प्रोडक्टिव कफ होता है, स्प्यूटम होता है, और स्प्यूटम भी शुरू में आपका म्यूकोप्यूरुलेंट ही होता है, और उसके साथ पेशेंट को फीवर भी होगा। लेकिन इसमें वो लिखेंगे फीवर का पैटर्न ऐसा होता है कि शाम को फीवर ज्यादा होता है और फिर वो उतर जाते हैं, एंड नाइट स्वेट्स होते हैं। ये दो लफ्ज आपके सिनेरियो में लाजमी होते हैं जो आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प आउट करते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड यू विद लो ग्रेड फीवर, उसमें बहुत हाई फीवर होता है। नमूनिया का हाई फीवर होता है, टीबी का लो ग्रेड फीवर विद नाइट स्वेट्स, रात को पसीनो पसीन हो जाता है पेशेंट बिल्कुल, क्योंकि जब उसका बुखार उतरता है तो उसे बहुत शदीद पसीने आते हैं जो कि नमूनिया में नहीं होते। तो लो ग्रेड फीवर विद नाइट स्वेट्स टीबी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाकी वही है कि इसको म्यूकोप्यूरुलेंट स्प्यूटम है, हेमोप्टिसिस भी है, प्लूराइटिक पेन भी है, और उसके बाद बाकी फिर जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो आपको बताती हैं। कभी कभार आपके सिनेरियो में वो आपको बता देते हैं कि स्प्यूटम को कल्चर करने पे एसिड फास्ट बेसिलाई मिले, फिर तो आपको कंफर्म हो जाता है कि टीबी ही है। लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो फीवर विद नाइट स्वेट्स बताएंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ये बात खत्म करते हैं। अभी तक किसी कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।